आपका स्वागत है फाइव फिंगर क्लासेस की 16 सीरीज में। और आपके सामने पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, मानव शरीर में लगभग 10 खरब कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए कि आल्पोर्ट द्वारा कितने शील गुण बताए गए हैं। तो मनोवैज्ञानिक आल्पोर्ट के द्वारा 18,000 शील गुण बताए गए हैं और एक्चुअल में इनकी जो संख्या है वह 17,953 है। अगला प्रश्न देखिए कि मानव जाति में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव जाति में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए जानना जरूरी है कि क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। स्त्रियों में एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और पुरुषों में एक्स और वाई दोनों प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पुरुषों में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम का आकार बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम का आकार छोटा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अनुवांशिकी पर सबसे पहले अनुसंधान कार्य किसने किया। तो अनुवांशिकी, जिसको इंग्लिश में हेरिडिटी भी कहते हैं, इस पर सबसे पहले कार्य ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया और अधिकांश विद्यार्थी इसके बारे में जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो मटर के दाने पर किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वातावरण की एक परिभाषा दीजिए। तो वुडवर्थ वातावरण के बारे में कहते हैं कि वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया हो। इसके अलावा लेगफील्ड, बोरिंग और वेल्ड ने 1962 में एक डेफिनेशन दी जिसमें उन्होंने कहा कि जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है। एक व्यक्ति के वातावरण से तात्पर्य उन सभी उद्दीपकों के योग से है जिन्हें वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इससे पूर्व आपको एक बार फिर बताता चलूं कि फाइव फिंगर क्लासेस की ये लगातार सीरीज आपके सामने आ रही हैं और अलग अलग प्रकार के प्रश्न इसमें आपके लिए दिए जा रहे हैं जिससे आप यूपी टेट की परीक्षा और साथ साथ पीजीटी, डीएलएड और बीएड की परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और केवल इतना ही आपसे कहना है कि फाइव फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों तक पहुंचाएं, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वातावरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वातावरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य वातावरण और दूसरा है आंतरिक वातावरण। इसके अलावा भी मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण को दो अन्य भागों में बांटा है जिसमें पहला है भौतिक वातावरण और दूसरा है मनोवैज्ञानिक वातावरण। भौतिक वातावरण के अंतर्गत जलवायु और वो सारे स्टिमुलस आ जाते हैं जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक वातावरण में व्यक्ति का जो लाइफ स्पेस है वो शामिल किया जाता है और उस लाइफ स्पेस में जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्टिमुलस होते हैं वो सभी प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा भी एक और तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूं कि वातावरण को इसके अलावा भी तीन भागों में बांटा जा सकता है जो कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से है कि बालक के सामने या इर्द गिर्द तीन प्रकार के वातावरण होते हैं। पहला है सामाजिक वातावरण, दूसरा है विद्यालय वातावरण और तीसरा है पारिवारिक वातावरण। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन्फेंसी शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो इन्फेंसी शब्द लैटिन भाषा के इन्फेंट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है बोलने के अयोग्य, अर्थात वह अवस्था जो बोलने के अयोग्य होती है या वह अवस्था जिसमें बालक बोलने के अयोग्य होता है या बोल नहीं पाता, इसीलिए इस शब्द को यहाँ पर इन्फेंट कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और डीएलएड और बीएड की परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा। तो ऐसे कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये कथन जो दिया है वो रॉस नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, स्किनर के अनुसार व्यवहार कितने प्रकार का होता है। तो स्किनर ने दो प्रकार का व्यवहार बताया और सभी आप जानते हैं और बार बार ये प्रश्न कई बार आ चुका है
कि स्किनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। उस सिद्धांत में उन्होंने दो प्रकार के व्यवहारों की बात की, यानी कि प्राणी के दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। पहला होता है ऑपरेंट बिहेवियर और दूसरा होता है रेस्पोंडेंट बिहेवियर। अब रेस्पोंडेंट बिहेवियर के बारे में वो कहते हैं कि ये इस प्रकार का व्यवहार वह होता है जो उद्दीपक के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, यानी कि जो स्टिमुलस सामने आता है उसके प्रति प्राणी के द्वारा जो अनुक्रिया की जाती है उसको ऑपरेंट बिहेवियर या प्रतिवादी व्यवहार कहा जाता है। दूसरे प्रकार का व्यवहार जिसको ऑपरेंट बिहेवियर कहा जाता है और जिस पर ही स्किनर ने अपना प्रयोग किया, इसमें उन्होंने कहा कि यह स्वतः उत्पन्न होने वाला व्यवहार है, अर्थात स्टिमुलस जो है या उद्दीपन जो है वो अप्रत्यक्ष है, लेकिन उसके प्रति फिर भी प्राणी के द्वारा कोई ना कोई व्यवहार प्रकट किया जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि स्वयं उत्पन्न क्या हुआ या स्वयं निकाला हुआ व्यवहार, जिसको हम ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि बालक में भाषा विकास का क्रम बताइए। तो बालक में भाषा का विकास का क्रम है संज्ञा, अर्थात पहले बालक संज्ञा से शुरू करता है, फिर क्रिया को सीखता है, फिर विशेषण को बोलना सीखता है, फिर क्रिया विशेषण को बोलना सीखता है, तत्पश्चात वह संबंध बोधक शब्दों को बोलना सीखता है और सबसे अंत में वह सर्वनाम को बोलना सीखता है। तो छात्रों, आपको इस चीज को इसी क्रम में याद रखना है कि पहले संज्ञा, उसके बाद क्रिया, उसके बाद विशेषण, उसके बाद क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधन और सबसे अंत में बालक सर्वनाम शब्दों को बोलना सीखता है। तो यही आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि 5 फिंगर क्लासेस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।